बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम सेकंड पार्ट जो कि इंट्रोडक्शन और फार्माकोलॉजी हमने स्टार्ट की थी। पहला चैप्टर में हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड किए हुए और जो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी के। ठीक है, तो आप अगर केम्यू नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। ठीक है, तो हमारे पास ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी यही है कि ओरिजिनेटिंग इन द 19th सेंचुरी द डिसिप्लिन मेक ड्रग्स डेवलपमेंट पॉसिबल। ठीक है, तो हमारे पास 19th सेंचुरी में उसकी जो ओरिजिनेटिंग हुई ना फार्माकोलॉजी की, वो हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ कि फार्माकोलॉजी इज़ वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द ड्रग डिस्कवरी। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं और उस ड्रग्स की डिस्कवरी की वजह से क्या किया कि मतलब जब कॉर्नरस्टोन का मतलब ये है कि एक बड़ा बहुत कि चेंजेस आ गया कि फार्माकोलॉजी क्या किया, ड्रग्स की डिस्कवरी किया। द बर्थ डेट ऑफ फार्माकोलॉजी इज नॉट एज अ क्लियर कट। ठीक है, तो हमारे पास क्लियर कट नहीं था किस चीज़ के फार्माकोलॉजी के बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, इन द अर्ली 19th सेंचुरी फिजियोलॉजिस्ट परफॉर्म मेनी फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी थी। तो हमारे पास जो फार्माकोलॉजिस्ट थे ना, तो उसने स्टडी किया था 19th सेंचुरी में और किस चीज़ को, फार्माकोलॉजी। ठीक है, फ्रांकोस मिग्नीटी ने एक, ये हमारे पास पहला सेंटेंस था जो कि उसने स्टडी किया, किस चीज़ की स्टडी की, द एक्शन ऑफ नेक्स्ट ओमेगा। तो याद रखें कि हमारे पास ए क्या की एजा नेक्स्ट ओमेगा उसने स्टडी की थी। और ये नेक्स्ट ओमेगा क्या चीज़ है कि हमारे पास एक स्ट्रेचाइन कंटेनिंग प्लांट है। तो एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि हमारे पास किया था कि एक फ्रांकस मैग्नीटी, और इसी तरीके से किस चीज़ को स्टडी किया, नेक्स्ट ओमेगा, और किस से एक्सट्रैक्ट किया, स्ट्रेचाइन। ये हमारे पास ड्रग ये प्लांट था। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि हमारे पास कंटेनिंग प्लांट ड्रग्स। ठीक है, वो ड्रग प्लांट में मौजूद थे, तो उससे वो स्टिक किया ऑन द डाग। और किस चीज़ पे अप्लाई किया, वो हमारे पास डाग पे अप्लाई किया। तो याद रखिए इंस्टीट्यूट लाजिम आता है। एंड शो दैट द स्पाइनल कॉर्ड वाज द साइट ऑफ इट इज कन्वल्सेंट। ठीक है, एक्शन कि जब उसने इंजर्ट किया तो डायरेक्ट उस पर रिएक्शन हुआ और उसकी जो हाथ पाँव थे वो कोलैप्स हो गए। ठीक है, तो उसने फिर सोचा कि ये तो कुछ हो रहा है। ठीक है, his work was present to the Ferris Academy in 1809। तो ये सब इंसिक्यूज है, ये आप अपने लिए याद रखें। ठीक है, कि किस डाक पे किया था, किसने किया था, किस प्लान से और किस चीज़ को स्टडी किया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखें। फिर हमारे पास ये कि इन 1842 ग्लोड बर्नर डिस्कवर दैट द एरो poison scorer act as a at the neurotransmitter junction टू इंटरप्रेट दैट स्टिमुलेशन ऑफ द मसल बाय द नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो हमारे पास उसने फिर एक ऐसा पॉइजन एक प्लांट था ना, तो प्लांट किया गया कि ज़्यादातर लोग जो पहले ज़माने में किया करते कि जब शिकार करते हैं ना, शिकार के लिए एक चीज़ को तीर के टेप पे लगाते थे, और वो तीर जब एक चीज एक मतलब एनिमल को टच हो जाते थे तो वो एनिमल मर जाता था। ठीक है, तो फिर उसने यही चीज़ से जब डिस्कवर किया तो वो उसकी जो रिएक्शन उसने देखी, तो डायरेक्ट वो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन जो है वो ब्लॉक कर लेती है। ठीक है, तो जब हमारे पास न्यूरो मस्कुलर जो जंक्शन है वो ब्लॉक हो जाती है ना, तो फिर उसकी ट्रांसमिशन नहीं होती और वो इंसान ऐसे कोलैप हो जाती है। तो ग्लेड्स बर्नर ने क्या किया कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की जो इंटरप्रिटेशन होती है ना, तो ख़राब होने के और किस सन में किया, 1842। दी एमसीक्यूज के लिए याद रखें। फार्माकोलॉजी वाज हेल्ड टू हैव emerged एज अ सेपरेटेड field। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि फार्माकोलॉजी वाज हेल्ड टू हैव emerged एज अ सेपरेटेड साइंस। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी हमारे पास एक ऐसा सेपरेटेड साइंस है ना, किसने बताया कि रोडोल्फ बुचेमन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तो रोड बुचन ये इसने 1847 में क्या किया कि वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रोपर्ट इन द एस्तोनिया, देन इज द पार्ट ऑफ द रूसिया। रूस में हमारे पास एक यूनिवर्सिटी थी कि उसमें उसने एज अ प्रोफेसर अपॉइंटेड किया था। ठीक है, लेकिन हाँ आउटसाइड फंडिंग बेचमन बेचमन बुल्ड अ लेबोरेटरी
ये जो रोडोल्फ है वो बता रही कि वो उसके उस वक्त पे उसको कोई भी फैसिलिटी वगैरह नहीं थी, वो खुद अपने एक्सपेंसिव पे सब चीज़ें कराते हैं। लेकिन क्या कि लेबॉर्ट्री एट हिज ओन एक्सपेंसिव इन द बेसमेंट ऑफ हिज होम, ठीक है। तो अपनी होम की बेसमेंट पे उसने एक लेबॉर्ट्री बनाई थी। ऑल दोज बिचमैन बिचमैन बिचम इज अ क्रिएटेड with turning the fairly descriptive and empirical study of the medicine into the experimental science, ठीक है। तो हमारे पास इसने किया कि एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे, ठीक है। और सही तरीके से मेडिसिन की जो एम्पेरिकल स्टडी थे ना, मतलब ब्रॉड स्टडी थी ना, तो उनने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया था। हैज रेपुटेशन एज ओवर हेड शुड बाई दैट इज स्टूडेंट्स ओसवर्ड हाँ चेम्बर्ग, ठीक है। तो हमारे पास रुडोल्फ की एक स्टूडेंट था ओसवर्ल्ड, क्या है कि ओसवर्ल्ड चेम्बर्ग एक स्टूडेंट था, उसने बहुत ज़्यादा काम किए, ये हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ओसवर्ल्ड चेम्बर्ग 1838 टू 1921, तो ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये आप याद रखें एमसीक्यूज के लिए कि क्योंकि इसीलिए ये आप याद रखें कि ये हमारे पास फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी है, ठीक है। ओसवाल्ड चिम्बर्ग इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड बाय द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न फार्माकोलॉजी। तो ये आप याद रखें कि 1838 से लेके 1921 तक उसकी एज था, ठीक है। चिम्बर्ग obtained his medical doctorate in 1866 with a thesis on the measurement of chloroform in the blood, ठीक है। तो हमारे पास उसने कि एक ड्रग्स को स्टडी किया कि उसको हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफार्म इन द ब्लड एक हमारे पास केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। और उसने पीएचडी कब की? 1866, दैट इज द पॉइंट ऑफ एमसीक्यू, ठीक है। इन 1872 उसने 1872 में किया कि ही इज बिकम अ प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेसबर्ग, रिसीविंग generous गवर्नमेंट सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ द मैग्निफिकेंट इंस्टीट्यूट ऑफ द फार्माकोलॉजी। फिर उस जब वो प्रोफेसर बन गया ना 72 में, ठीक है, जब वो 1872 में प्रोफेसर बन गया, तो प्रोफेसर के बाद उसको गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूट खोल दिया, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के तरफ से उसको हेल्प मिलता था। ही स्टडी द फार्माकोलॉजी ऑफ द क्लोरोफॉर्म एंड द क्लोरो अल्डिहाइड, तो ये क्लोरोल हाइड्रेट, तो ये आप याद रखें कि ये दो जो कंपाउंड है केमिकली वो उसने स्टडी की थी, ठीक है। किसने? ओसवर्ड चेम्बर्ग, ठीक है। और किस सन में पैदा हुई? 1838 टू 1921। फिर हमारे पास किया गया कि 1869 चेम्बर्ग showed that masculine evoke the same effect on the heart as electrical stimulation of the vagus nerve, ठीक है। तो फिर इसने एक और डिस्कवरी की किस सन में? 1869 में, कि उसने एक एवॉल्व पेश की। एवॉल्व का मतलब है कि एक ऐसा ड्रग्स पेश की कि उस वो डायरेक्टली वो इफेक्ट करता था वेगस नर्व के, जो 10 नंबर नर्व है ना क्रीनियल नर्व में, तो उसकी तरह क्रीनियल नर्व 10 वेगस का काम यही है कि वो पैरासिम्पथेटिक कंडीशन आ जाते हैं, मतलब जब हार्ट रेट एक इंसान की ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो वेगस नर्व कंट्रोल करते हैं, मतलब लो अमाउंट में ले आते हैं, ठीक है। तो उस लो अमाउंट में ले आने की एक इम्पोर्टेंस ये था ना, ठीक है, कि उसकी नॉर्मल में ले आते थे। जब कोई भी किसी पर्सन का हार्ट रेट हाई होता है ना, तो जब उसको मिसोक्राइन इवॉल्व देते ना, तो उसकी जो हार्ट रेट था वो लो हो जाती थी, ठीक है। तो ये इसने डिस्कवर किया 1869 में। फिर हमारे पास 1878 में पब्लिश किया किस चीज़ का? एक आउटलाइन ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है। फिर हमारे पास 1885 में उसने क्या किया कि ही इंट्रोड्यूस यू यूरिथेन एज अ हाइपोनेटिक्स, तो उसने एक और मतलब एक मेडिकेशन या ड्रग्स इसी तरीके से डिस्कवर किया कि जब किसी पर्सन को कोई भी डिफिकल्टी हो इन स्लीपिंग में, तो उसको हाइपोनेटिक देते थे और वो सही मतलब वो अच्छी तरीके से स्लीप कराते थे, ठीक है।
हाइपोनेटिक्स हमारे पास हमारे बॉडी में खुद भी ब्रेन में प्रोड्यूस कर लेते हैं ताकि एक पर्सन पे जब स्लीपिंग कंडीशन हो, लेकिन हमारा बॉडी जब हाइपोक्रेटिन प्रोड्यूस नहीं करते तो फिर वो क्या है, हम बाहर से हाइपोनेटिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि ये हम ओवरव्यू देते हैं कि उसने क्या किया कि डॉक्टरेट उसने 66 में की, 1866 में। उसने जो है वो प्रोफेसर कब बना था यूनिवर्सिटी का, स्ट्रेसबर्ग की, तो 72 में। फिर उसने क्या किया कि किस दो कंपाउंड क्लोरोफॉर्म और क्लोरोहाइड्रेट उसने स्टडी की थी, ठीक है। फिर उसके बाद 1869 में उसको मतलब एक वेगस नर्व की तरह की फंक्शन करने के लिए एक अच्छी मेडिकेशन उसने तैयार की। फिर उसको क्या किया, मेडिकेशन मतलब उसका उसने एक ड्रग्स तैयार की, ठीक है। 1878 में उसने आउटलाइन ऑफ फार्माकोलॉजी एक बुक पब्लिश की। और हाइपोनेटिक उसने एक यूरिथेन कंपाउंड उसने बन किया था, उसने बनाया किस सन में, 1885, याद रखे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, in the United States, the first chair in the pharmacology was established at the University of McGill in 1890 under the John Jacob Abel, ठीक है। तो जोकब अबेल एक 1890 में उसको एज अ चेयर पर्सन मीन उसको एक सरबराह बनाया था, ठीक है। अमेरिकन हु उसकी जो यूनिवर्सिटी थी यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में, हु हैड ट्रेन अंडर द चेम्बर्ड की अंदर, मतलब उसका यही है कि रुडोल्फ का स्टूडेंट्स चेम्बर्ग था और चेम्बर्ग का स्टूडेंट्स जेक अबील था, ठीक है। 1893 जेकोबेल जॉइन जोहन हॉपकिन यूनिवर्सिटी इन बाल्टीमोर। जोहन हेपकॉन यूनिवर्सिटी इन बाल्टीमोर किसने ज्वाइन किया और कब ज्वाइन किया उन्होंने, 1893 में। और अबील ने, ठीक है, जोकोबिल। फिर हमारे पास क्या है कि हिज मेजर अकम्पलिश इंक्लूड द आइसोलेशन ऑफ एपिनेफ्रीन, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले एपिनेफ्रीन जो है वो किस सन में आइसोलेट किया गया और किसने की, जेक ओबिल ने, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मतलब क्या है कि पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1879 से लेके 1898 मतलब 98 तक, मतलब 97 से 98 तक किया उसने एपिनेफ्रीन किस चीज़ से एक्सट्रैक्ट की, एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड तो आप जानते हैं ना, उसकी जो मेडुलरी रीजन है तो उससे हाँ उसने एक्सट्रैक्ट की। फिर हमारे पास क्या है कि आइसोलेटेड फ्रॉम द हिस्टामीन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो यह आप याद रखिए कि हिस्टामीन पिट्यूटरी ग्लैंड से 1990 में उसने एक्सट्रैक्ट की। एंड प्रिपरेशन ऑफ द फेवर क्रिस्टलाइन इंसुलिन, सबसे पहले जो इंसुलिन बन गया था ना तो वो 1926 में बन गया, ठीक है। हिस्टोरी राइड हंट डेस्कोर एसिटाइल कोलिन इन एड्रीनल एक्सट्रैक्ट इन द 1906, ठीक है। तो हमारे पास एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारे पास 1906 में एक्सट्रैक्ट किया था, समझ गए ना। तो ये ज़रूरी डेट है, ये आप याद रखें। टुडे देयर इज द फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट एवरी कॉलेज ऑफ द कॉलेज आर फार्मेसी, ठीक है। तो सब अब हर कॉलेज और इसी तरह फार्मेसी बना हुआ है, ठीक है। और फार्माकोलॉजी के बारे में हम मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग किया करते हैं, स्टडी भी कराते हैं। फिर हमारे पास पर्पस ऑफ मेडिकेशन क्या है, तो जब हम एक मेडिकेशन देते हैं ना हमारा तो उसका मतलब क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो मेडिकेशन कैन बी एडमिनिस्टर फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। सबसे पहले जो पर्पस है वो हमारे पास क्या है कि ये डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए। डायग्नोसिस पर्पस का मकसद ये है कि जब हम एक डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं ना, फिर उसके बाद उनको ट्रीट कराते हैं थ्रू द मेडिकेशन। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है कि वैक्सीन जो डिजीज पे हैपन होने से पहले हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। प्रोफाइलैक्सिस टू प्रिवेंट द occurrence of disease, for example heparin to prevent thrombosis and antibiotic to prevent infection, ठीक है। तो हम प्रोफाइलैक्सिस इसलिए देते हैं ना कि मतलब है, अगर हेपारिन ले ले तो हेपारिन हमारे पास क्या है कि वो ब्लड को क्लॉट करने से बचाती है, ठीक है। थ्रोम्बोसिस का मतलब कि ब्लड क्लॉट से बचाती है, किस चीज़, हेपारिन जब हम देते। और एंटीबायोटिक हम तो इन्फेक्शन को मतलब इन्फेक्शन को बचाने के लिए हम देते हैं ना,
फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम थेराप्यूटिक पर्पस उसका क्या है कि टू ट्रीट आर कोर डिजीज, डिक्रीज सिम्टम, रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन, मेंटेन नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, तो हम थेराप्यूटिक पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं ताकि जो भी मतलब एबनॉर्मल डिविएशन होते हैं ना, जब नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाते हैं ना एक चीज़, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं ताकि वो नॉर्मल फंक्शन पे आ जाते हैं, आ जाए। फिर हमारे पास एसेंशियल ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर। तो मेडिकेशन ऑर्डर हमारे पास एसेंशियल क्या है कि द ड्रग्स ऑर्डर रिटन बाय द फिजिशियन है सेवन एसेंशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स सेफली। तो वो 7 टाइप्स से एक फिजिशियन क्या है कि वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। The nurse should know how to read a drug order. It should have the following components. हमारे पास ये एज अ नर्स आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आपने करना है। सबसे पहले फुल नेम देखना है, ठीक है, पेशेंट के फुल नेम, फिर अपने डेट और टाइम, फिर उसके जो ड्रग्स नेम है वो देखना है, फिर डोजेज। डोजेज का मतलब है कि वो किस फॉर्म में, लिक्विड सॉलिड गैस किस फॉर्म में देना है। फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसके आईवी है, आईएम है। फिर हमारे पास टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ मेडिकेशन, तो फिर आपने टीडीएस बीडीएस और ये सब इसमें कौन सा देना है और कौन से रेट पे देना है। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है कि आपने 2 आवर में कितने दफ़ा, टू दफ़ा देना है या 3 दफ़ा देना है या 1 दफ़ा देना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है। फिर हमारे पास सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन, ये हमारे पास सबसे अहम होती है सब, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि टाइप्स ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर। तो मेडिकेशन जब हम एडमिनिस्टर करते हैं ना, तो मुख्तलिफ किस्म की फिजिशियन एक स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्टेट ऑर्डर। स्टेट ऑर्डर का मतलब ये क्या है कि नीडेड इमीडिएटली, मतलब जब आपको कोई भी एक पर्सन आ जाए और वो शौक में होते ना, तो डायरेक्टली डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन कराते हैं कि ये मेडिकेशन उसको लगा दे, डायरी की इस टाइम पे लगा दे, तो उसको हम स्टेट ऑर्डर कहते हैं। जो फिजिशियन कहते हैं वो हम डायरेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास सिंगल ऑर्डर होते हैं। तो सिंगल ऑर्डर में हमारे पास गिवन ओनली वंस, ठीक है। तो सिंगल ऑर्डर वो होते हैं जब हम पूरे मतलब दिन में 1 दफ़ा या यूज़ करते हैं, या एक ऐसा मेडिकेशन हो ताकि मतलब पूरा खाना है एक टाइम पे, ठीक है, तो उसको हम सिंगल ऑर्डर कहते हैं। फिर हमारे पास PRN ऑर्डर होते हैं। तो PRN ऑर्डर गिवन एज नीडेड, ठीक है। तो हमारे पास जो नीडेड बेस ऑर्डर होते हैं ना, जिस मतलब जब भी उसको नीड हो तो वो मतलब यूज़ करते हैं, तो उसको हम PRN ऑर्डर कहते हैं। रूटीन ऑर्डर होते हैं गिवन विद इन 2 आवर ऑफ बीइंग रिटन एंड कैरी आउट ऑन शेड्यूल, ठीक है। जब एक पर्सन के लिए हम शेड्यूल बनाते हैं और वो शेड्यूल पे देते हैं, तो उनको हम रूटीन ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है कि रिटन इन एडवांस कैरियर कैर्ड आउट अंडर द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। जब हम एक पर्सन को स्पेसिफिक टाइम के लिए, मतलब स्पेसिफिक कोई मसला उसका हो, तो उसके लिए जब हम मेडिकेशन दे रहे हैं, तो उनको हम स्टैंडर्ड ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि बेसिक प्रिंसिपल सेफली इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, 3 चेक्स एंड 7 राइट्स। तो हमने 3 चेक्स करना है। चेक्स का मतलब ये है कि पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन का, सही पेशेंट को चेक करना है। फिर उसकी जो मेडिकेशन है वो चेक करना है। फिर उसकी जो साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो हम चेक करना है, ठीक है। फिर हमारे पास 7 राइट्स है, किसकी, पेशेंट की। राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट ड्रग। राइट डोज का मतलब यही हो गया कि कितना मेडिकेशन उसको देना है। दूसरा जो ड्रग्स है, तो मतलब उसको कौन सा एजेंट देना है, रूट से आईएम देना है या आईवी देना है। टाइम है, किस टाइम पे देना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब आपने 2 आवर में कितनी दफ़ा देना है, 1 दफ़ा देना है, 2 दफ़ा देना है। आपने फिर राइट डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन तो लाजमी करना है, ठीक है। अस्पताल में अगर आप एक गोली भी कोई पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं ना, तो वो डायरेक्टली आपको चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट किया जाए, ठीक है। तो इसमें राइट डोज का उसने एक और पॉइंट है कि राइट डोज का मतलब तो ये हो गया कि कितना उसको रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन राइट जो डोज होते हैं, ठीक है।
लेकिन सॉरी, ये जो राइट ड्रग्स वाले हम बात करते हैं, तो ड्रग्स तो आल हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें हम स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल ओमेप्राजोल, उस ओनिमेप्राजोल, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकेशन एक जैसा फार्मूले पे बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो डोजेज होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं, मतलब डोज होते हैं ना, तो वो डोज डिफरेंस होते हैं। तो हम हर डिजीज़ को स्पेसिफिक, जिस डॉक्टर ने ओमेप्राजोल लिख लिया वो ओमेप्राजोल देना है, ठीक है। कोई और मेडिकेशन नहीं देना है। तो ये भी आप इतने ख्याल करना है। फिर हमारे पास सोर्स ऑफ ड्रग्स, तो हमारे पास हमने पहले ही बताया, primitive medicine observing the reaction of some animal to particular herb through primitive medication medicines. Quinine was discovered from Africa, used for malaria, लेमन, ठीक है। तो क्यूनिन जो है वो हमारे पास मलेरिया के लिए यूज़ होता था, किस जगह में डिस्कवर हुआ, अफ्रीका में। और जो लेमन जूस होता है ना, तो वो हम स्क्रूरी के लिए, स्क्रूरी की वो डिजीज है जो गम से ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए, क्योंकि लेमन जूस में हमारे पास विटामिन सी होते हैं और वो ब्लड को क्लाट कराते हैं। फिर हमारे पास प्लांट होते हैं, तो प्लांट रूट, bark, sap, leaves, flower, seeds were source for drugs. For example, digitalis in fog globes and ओपियम फॉर द पोपी प्लांट, ठीक है। तो हम मुख्तलिफ प्लांट से ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है। समझ गए ना। फिर हमारे पास क्या है कि मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज होते हैं, कि एनिमल सोर्स गिव एज अ हार्मोन फॉर रिप्लेसमेंट इन द टाइम ऑफ डिफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल इंसुलिन फ्राम द पेंक्रियास, पिग एंड केटल लेवर, ठीक है, फ्राम एनिमा। तो मुख्तलिफ किस्म के हम चीज़ें एक्सट्रैक्ट कराते हैं और लगाते हैं। मिनरल हो गया, तो मिनरल इंक्लूडिंग एसिड बेस साल्ट लाइक पोटाशियम, ये सब चीज़ें भी हम एडमिनिस्टर कराते हैं, ठीक है। नेचुरल मुख्तलिफ किस्म के अकॉरेंस सब्सटेंसेस होते हैं नेचुरली, वो भी हम लाइक प्रोटीन, ये हम क्या कराते हैं, देते हैं। फिर हैप्पी चेन्स होते हैं, तो डिस्कवरी इज बाई चांस नॉट बाई एन प्रीमेडिएटेड एफर्ट, ठीक है। तो हैप्पी चांस ये है कि हम जब एक चीज़ की डिस्कवरी हो जाती है ना, तो वो बाई चांस होती है, ठीक है। जिस तरह आप हमने बताया कि पहले जो प्लांट जो है ना वो यूज़ करा था अपनी हंटिंग के लिए, शिकार के लिए। जो बर्नर ने हमने स्टडी किया, बर्नर ने क्या किया, यूज़ कराते थे कि वो जब हंटिंग के लिए जाते ना, तो उसकी जो तीर होते, तो तीर के टिप पे वो पत्ते लगाते थे, और जब वो एनिमल से टच होते हैं तो वो डायरेक्टली मर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो बता रहे कि ये एक्सीडेंटली होते हैं, मतलब बाई चांस होती है, ठीक है। सिंथेसिस सब्सटेंसेस होते तो मुख्तलिफ किस्म की नेचुरल प्रोसेस हम लेबॉर्ट्री में क्या प्रिफेयर भी कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या किया कि हमने चैप्टर को फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन था, हमारे पास टू इंट्रोडक्शन पार्ट है। एक इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी वन है, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी टू है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी वन की सेकंड पार्ट पढ़ी, इंशाल्लाह और भी अपलोड होंगे। तो आप अगर केमू नर्सिंग लेक्चर पे अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, यह हमारे लिए मोटिवेशन होती है।